नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 1 अप्रैल 2026 यहां से अप्रैल फूल नहीं, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई। लेकिन क्या वाकई में जो बदलाव है वो आम आदमी को एक तरीके से समझ से परे है, या वो उनको बखूबी समझ चुका है? क्योंकि इसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है। इसके साथ ही बदलाव वाली आपकी जेब की कहानी क्या आपकी जेब पर भारी पड़ेगी या राहत देगी? क्योंकि पुराने आयकर कानून को अलविदा और आयकर अधिनियम 2025 के साथ एक नए दौर की शुरुआत, साथ ही जीएसटी 2.0 के लागू होते ही देश का पूरा वित्तीय ढांचा अब डिजिटल, पारदर्शी और नए नियमों पर आधारित होने जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये बदलाव आम आदमी के लिए राहत लेकर आएंगे या बोझ बढ़ाएंगे? एक तरफ सरकार का दावा है कि 12 लाख रुपए तक की आय, टैक्स फ्री, सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस और मिडिल क्लास को राहत। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के तनाव, बढ़ती महंगाई। तो ये आर्थिक सुधार आम आदमी के लिए कितने कारगर और क्या वर्तमान समय में इनको एग्जीक्यूट करना आसान है या कल से समस्याएं बढ़ने वाली? आज बात इसी मुद्दे। कल से क्या क्या बदलने वाला है, आपको कहां कहां राहत मिल रही है, कहां जेब पर भार पड़ने वाली है और इसके साथ साथ कहां कहां पर कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आरपी विजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन व्यास जी, हमारे साथ विषय विशेषज्ञ पंकज गुप्ता जी हैं और साथ में एक्सपर्ट कहिए, एसोसिएट एडिटर और इस मामले की सबसे बारीक समझ रखने वाले विमल कोठारी जी हमारे साथ हैं। विमल जी, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगा। मुझे सबसे पहले वो 2-3 पॉइंट बताइए जो कॉमन मैन की नजर में अभी तक नहीं और कल से समस्या पैदा कर देंगे। देखिए, जहाँ तक कॉमन मैन की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि नए फाइनेंशियल ईयर अर्थात 1 अप्रैल 2026 से आयकर कानून में बड़े बदलाव आने वाले हैं। जीएसटी कानून का जैसा आपने जिक्र किया उसमें भी बदलाव आने वाले हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था इस समय यूएस, इजराइल और ईरान के युद्ध को झेल रही है, इसके ऊपर इस बदलाव को क्या लागू किया जा सकेगा या अभी इस बदलाव को लागू किए जाने में कुछ समय लगेगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद की बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सोच समझकर उठाए हैं। आयकर कानून में जो नए बदलाव किए हैं, अर्थात 64 साल पुराना जो आयकर कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो बदलकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 होने जा रहा है। आयकर कानून में लंबे चौड़े बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरे एक्सपर्ट जानते हैं। और जहाँ तक जीएसटी सुधार की बात करें, जीएसटी सुधार में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन एक बड़ी पीड़ादायक बात यह है कि सुधार काफ़ी कुछ किए जा रहे हैं, बदलाव भी किए जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ है? जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है, अभी तक तय नहीं है। सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है पंकज गुप्ता जी, मोटे तौर पर जरा समझाइए सर, क्योंकि देखिए क्या है कि कुछ भाषा होती है जो सिर्फ सीए समझते हैं और मैक्सिमम लोग सीए के जरिए इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट भी कराते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो कॉमन मैन करता है, जैसे टोल भरना, जैसे डिजिटल पेमेंट करना, अब उनके लिए कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं। क्या हम ग्रामीण स्तर पर किसी से सोच सकते हैं कि अगर वो किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिकेशन भी दे, यानी कि ओटीपी के अलावा 2 फैक्टर जो है वो भी ऑथेंटिकेट करे? इज इट पॉसिबल? देखिए, ये जो बदलाव हैं एकदम से अगर थोपे जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। लेकिन धीरे धीरे अगर इन सब चीज़ों को किया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी होगा। फास्टैग के अंदर जो चेंज किया है कि कंप्लीट आप ऑनलाइन जो हो जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या के रूप में जन्म लेगा। और ये फिंगर जो ऑथेंटिकेशन है, फिंगर ऑथेंटिकेशन तो मुझे लगता है कि शायद 20-30% से ज़्यादा लोगों का नहीं है। आप यूपीआई के साथ में अगर इसको जोड़ते हैं और ओटीपी को हटाते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में जन्म लेगा, क्योंकि आज भी फिंगर ऑथेंटिकेशन नहीं, ओटीपी है, ओटीपी है, फिर आपका पासवर्ड है, हाँ, फिर आपका फिंगर ऑथेंटिकेशन है। तो फिंगर ऑथेंटिकेशन इसके पीछे की जो मंशा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो फ्रॉड हो रहे हैं जी, उससे कॉमन मैन को बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये क्या कॉमन मैन के लिए ही समस्या है? ये बहुत बड़ी समस्या आएगी सर। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन की मशीन हर एक के पास होना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहीं परचेजिंग करता हूँ, मुझे पेमेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये इतना आसान नहीं है।
और एकदम से इसको थोपना मुझे लगता है वो भी गलत होगा। आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चेंजेस करें, धीरे धीरे बदलाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, महंगा कहाँ क्या क्या हुआ है? क्योंकि मैं तो पढ़ रहा था विदेश अगर आप जा रहे हो तो अब सस्ता है, विदेश यात्रा सस्ता है। उसके बाद मैं पढ़ रहा था कि क्या वाकई में कुछ है, तो मुझे रिज्यूम तो अच्छा लगा कि भाई 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। उसके अलावा जो स्कूल बच्चों की फीस है उसको बढ़ाया गया है, फिर जो हॉस्टल फीस है जो आप रिम्बर्स करा सकते हैं उसको बढ़ाया गया है, रेंट को बढ़ाया गया है, रेंट के कुछ रूल्स बदले गए हैं। ये तो खैर अच्छी चीज़ है सर, सुखद एहसास देने की कोशिश है। धरातल पे जब चीज़ें आएंगी, जब कुछ और दिखाई देगा जी। वास्तविक रूप से ठीक है, आप नया कानून ले आए, सब कुछ बदल गया एकदम से, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को भी धरातल पे चेंज होने की ज़रूरत है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एकदम से सही करें ताकि महंगाई ना बढ़े। आज की तारीख में मनी फ्लो इतना ज़्यादा है, आरबीआई ने जो बैंक रेट्स हैं उसको कम कर रखा है, अगर आप वो बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल आएगा। फिस्कल रेट्स में उसमें चेंज, मतलब बहुत सारी चीज़ों के अंदर सुधार की ज़रूरत है। इनकम टैक्स के नए रिजीम का हम भी स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो चेंजेस हुए हैं, और क्योंकि बहुत पुराना कानून था, तो बहुत बदलाव है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतने बदलाव हैं कि शायद मैं बताने जाऊं तो पूरा प्रोग्राम उसमें निकल जाएगा। उसमें एक और महत्वपूर्ण था, अब मैं इसको लेकर कंफ्यूज हूँ। एक तरफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया गया, सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शायद मुझे नहीं लगता किसी के वॉलेट में आज की तारीख में 5,000 रुपए भी होंगे, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो 5 ट्रांजेक्शन के बाद शायद कुछ उस पर पेनल्टी लगेगी। अब ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। विमल जी कुछ कह रहे हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पूरी तरह से सरकार ने फ्री किए हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जहां तक बैंक से विड्रॉल की बात है, उस बैंक के विड्रॉल को सीमित करने की सरकार ने 1 अप्रैल 5 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद में यदि आप विड्रॉ करेंगे तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। लेकिन आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 100 बार भी करेंगे तो वो विड्रॉल में काउंट नहीं होगा। इस बारे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। जहां तक आपने कुछ चेंजेस की बात की है, जिसमें जैसे विदेश यात्रा के ऊपर जो टीसीएस की बात थी, वो टीसीएस की बात में भी बदलाव हुआ है। हॉस्टल फीस का या मेस का जो चार्जेस था, एम्प्लॉयज़ को जो फूड कूपन दिए जाते थे, एम्प्लॉयज़ को जो गिफ्ट कूपन दिए जाते थे, उन सबको प्रैक्टिकल किया गया है। तो इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, और जो सरकार की मंशा इस बदलाव को लेकर है, जितना मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से जो मुद्रास्फीति हुई है, जो चेंजेज हुआ है, मनी का जो रोटेशन चेंज हुआ है, उस चेंजेस के आधार के ऊपर ही ये सारे बदलाव किए। एक खास बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिसमें पैन कार्ड की अनिवार्यता को लेकर के काफ़ी कुछ बदलाव किए गए। जैसे पहले 50,000 रुपये से यदि एक बार में कैश जमा कराया जाता तो आपको पैन नंबर देना अनिवार्य था। अब वो व्यवस्था बदल दी गई है। ये 50,000 की सीमा है, इसको बढ़ा करके पूरे 1 साल के लिए 10 लाख रुपए कर दिए। यदि आपने किसी एक अकाउंट में 10 लाख रुपए 1 साल में जमा कराया, देन आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की करें, व्हीकल की बात करें, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर की अनिवार्यता, बहुत सारी चीजें। क्योंकि कैपिटल गेन के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात की गई है, उस पर भी आएंगे। नितिन व्यास जी हमारे साथ है, सी है, बहुत बारीक समझते हैं। लेकिन नितिन जी, मैं थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर आपसे इस बारे में आगे डिस्कस करूं या एक सीए के तौर पर एक्सपर्ट ओपिनियन, इनको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आप सीए के रूप में ही मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए इस मैटर में। सबसे पहले तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 12 लाख रुपए की जो लिमिट की है, तो हिंदुस्तान की 150 करोड़ की जनता में से आईटीआर फाइलिंग करने वाले 5 से 6 करोड़ लोग ही हैं। तो एक तो इसको आप आम जनता से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए कि आम जनता को एक राहत चली गई। दूसरा, जो कल से हमारा जो नितिन जी, ये आपकी सीए वाली भाषा नहीं है, ये कांग्रेस वाली है। आप भ्रम जाल में फंसा रहे हैं। नहीं, ये तो वो तो मैं नहीं फंसूंगा सर, क्योंकि मुझे ध्यान है जब कांग्रेस रिजीम के अंदर 50,000 भी बढ़ते थे तो ये कॉमन मैन के लिए राहत होती थी, और ये आपके वित्त मंत्री आकर कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब सीधा बढ़ाकर 12 लाख कर दिया, अब इसका कॉमन मैन से कोई लेना देना नहीं। एंड इंटरेस्टिंग इज दैट कि 2014 से लेकर 2026 के बीच में लेकिन 12 लाख आईटीआर भरने वालों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है। सर आप बताइए, आपको जो 12 लाख की भी लिमिट है ना, इसको भी लेके मिस इंटरप्रिटेशन है। अगर कोई आदमी 12 लाख और 80,000 भी किसी की इनकम है तो उस पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आएगा, वो बहुत ज्यादा आएगा। 12 लाख तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ही छूटा है, ऐसा नहीं कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट आपकी 12 लाख की, वो तो अभी भी 4 लाख रुपए ही है आपकी। सिर्फ अगर आपकी 12,80,000 आएगी तो आप उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये तो क्या है, सिर्फ घुमा फिरा करने की बात है। कुल मिला के सर बात ये है कि अब मैं चूंकि कांग्रेस के रूप में यहाँ पर आया हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, अब ठीक, तो अभी क्या है साहब, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स ये तो बीजेपी से आउट ऑफ चैप्टर का कोर्स हो चुका है, कुछ संभल रहा नहीं है।
अब आप देखिए कल के भी 3-4 जो चेंजेस कल से लागू होने वाले हैं, पैन कार्ड को लेके कुछ भी 19-20 किया उसका क्या रेलेवेंस है, आपका रेलवे का 4 से 8 घंटे कर दिया उसका क्या रेलेवेंस है, आपका एटीएम को आपने ये आपका जो टोल प्लाजा के अंदर आपने जो 75 रुपये बढ़ाए इसका क्या रेलेवेंस है। मतलब अगर आप एक कॉमन आदमी से पूछे ना कि इसका चलो गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है, एक्चुअली टोटली कन्फ्यूज्ड है। कोई पॉलिसी में स्पेसिफिकेशन है नहीं कि हम आम जनता तक कैसे इसको राहत पहुँचाएँ। अब आपके ये सबसे बड़ा सा कल का एग्जांपल बता दूँ, जो पीपीएफ और एनपीएस है उसमें उन्होंने बोला है कि मिनिमम बैलेंस आपको 250-300 करना है। चलो ठीक है, वो समझ में आता है। अब कोई गरीब आदमी बाई चांस वो 250-300 नहीं कर पाया तो उसमें आया कि आपको वापस चालू करने के लिए पेनल्टी का सिस्टम कर दिया उन्होंने। तो मतलब समझ में नहीं आता है किस टाइप ये अकाउंट मुझे बताइए जरा, वो कौन से है पीपीएफ के अकाउंट जिनमें 250 रुपए नहीं है? नहीं बहुत से ऐसे होते हैं सब, जो गरीब लोग होते हैं जो साल का 500-1000 रुपया जमा कराते हैं। अब किसी साल वो जमा नहीं करा पाया तो अब उनके लिए एक तो मिनिमम बैलेंस, चलो वो तो आपने कर दिया मिनिमम बैलेंस की एक रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर वो नहीं जमा करा पाया तो उसको वापस से चालू कराने के लिए भी उसको उसमें पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो मेरे को लगता है कि अन्याय है। दूसरा, एक आपको पता हो कि हर महीने की 1 तारीख को सारी जो आपकी ये ऑयल कंपनीज हैं और रेट को रिवीजन करती है। तो मान के चलिए कल सुबह 6 बजे आपको सारी ऑयल कंपनीज की तरफ से रिवाइज रेट्स ऑफ पेट्रोल, डीजल और मोस्ट प्रोबेबली एलपीजी भी आपको मिलने वाली है। ठीक, जो सब मेन मुद्दे हैं, रिवाइज रेट का मतलब क्या है कि महंगा मिलने वाला है क्या? ऑब्वियसली महंगा ही होना है। ये डीकंट्रोलाइजेशन शब्द कौन लेकर आया था सर? कौन लेके आया था सर डीकंट्रोलाइजेशन? हाँ, जो पेट्रोल डीजल का डीकंट्रोलाइजेशन किया गया था, कौन लेकर आया था? नहीं पता मेरे को डीकंट्रोलाइजेशन कांग्रेस डीकंट्रोलाइजेशन होने के बावजूद जब से डीकंट्रोलाइजेशन हुआ है पूरे कंट्रोल में होती है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट किसी की मैं कह रहा हूं कल आपन जब गवर्नमेंट किसी की हो सर, और मैं कह रहा हूं सर नहीं बढ़ेंगे रेट, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं रेट ही नहीं बढ़ेंगे सर। उसके कारण मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन आरपी विजय जी हमारे साथ हैं। साहब नायरा ने 3 रुपए बढ़ा दिए। आरपी विजय जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। आरपी विजय जी, सबसे पहले तो सर जो बदलाव किए गए उसके लिए सरकार को शुभकामनाएं, लेकिन इन बदलाव के साथ जो हर्डल्स हैं, जो कल से समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए बतौर बीजेपी कार्यकर्ता कैसे कॉमन मैन के साथ कनेक्ट होकर उनको समाधान की तरफ लेकर जाएंगे? विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरे कोऑपरेटिव नाम। दूसरी चीज, अभी जो आपने बात कही हो रहे हैं तो इज परमानेंट एक्सेप्ट, ये रूल है, लागू रहेगा। क्या है रीजन ये इको आपका क्या चक्कर गया है? वॉइस इको हो रही है क्या सर? इको नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि वैश्विक स्थिति डामाडोल है। आप थोड़ा कम हिलेंगे ना और एक जगह स्टक रहेंगे तो शायद स्थिति कंट्रोल हो पाएगी सर। ऑडियो सही रहेगा। मुझे लग रहा है ऑडियो इशू आ रहा है सर, बार बार आगे पीछे होने की वजह से। भाई मेरे यहाँ वापस आवाज। अच्छा, आपके यहाँ इको हो रही है? ये कहना चाहता हूँ जी कि इनकम टैक्स में तो चेंजेज आया है जी, लागू करते हुए विमल जी चित्र के जान, हमारे पंकज भाई जानता है, 7 लाख से सीधा 12 लाख जी, 5 लाख रुपए आज 4 लाख की है, आपको सीधा बेनिफिट दिया गया जी। आरबी जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं सर, वापस हम आपको कनेक्ट करते हैं सर, क्योंकि आप जो कह पा रहे हैं ना वो सही तरीके से हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं वापस कनेक्ट कराता हूं आपको, तब तक पंकज गुप्ता जी, क्योंकि हमने देखिए पेट्रोल डीजल को लेकर मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी गवर्नमेंट, क्योंकि उसने एक्साइज ड्यूटी जो कम की है उसके बाद उसका सीधा विजन है कि भाई अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, और मुझे लगता भी नहीं कि कल से बढ़ेंगे। तो इस पोर्शन को छोड़ते हैं। अब आते हैं कि जो रेल में 8 घंटे पहले अगर आप अपनी कैंसिल करेंगे टिकट को तो शायद आपको 50% रिटर्न मिलेगा, 12 घंटे पहले करेंगे तो शायद आपको 25% के आसपास, और 24 घंटे पहले कर देंगे तो कुछ मिनिमम कट के साथ आपको पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा। अब इसमें क्या गलत है मुझे समझ नहीं आता। कुछ गलत नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो सुधार हैं वो आम जनता को देखते हुए भी लागू होते हैं। जो शिकायतें या गवर्नमेंट के पास कहीं जा रही होंगी उनसे भी चीज़ों में चेंजेस हुआ होगा, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक्चुअल में जो और भी चेंजेस हैं, जिन फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर चेंजेस की हम बातें कर रहे हैं,
उसमें कहीं ना कहीं जो सुधार की चीज़ें हैं उनका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। उसमें कहीं भी मैं भी मानता हूं कि देखिए ये कहीं सरकार परख नहीं है, ये विशेषज्ञ परख चीज़ें हैं जो आम जनता को देख करके विशेषज्ञ लोगों के द्वारा राय लेकर के बनाई जाती हैं। आर्थिक सुधार जो हैं वो हमेशा स्वागत योग्य हैं। अब बात आती है कि महंगाई और इस चीज़ पर क्या असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं अगर हम सोचें तो कुछ न कुछ जो फ़र्क पड़ना है वो इन चेंजेस से थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ना है वो तो पड़ना ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस की भी ज़रूरत भी है। आप अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप सुधार की कोशिश, और बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो जो पिछले कुछ सालों से एमएसएमईज़ को लेकर के चल रहा है, तो एमएसएमईज़ के लिए भी क्लस्टर बेस कहीं ना कहीं चीज़ें होनी चाहिए, उससे भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। इस पर हम डिस्कस कर लेंगे भाई देश को क्या ज़रूरत है। फिलहाल तो हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो कल से हो रहा है उसमें कितना जरूरी है और कितने को और बदल सकते हैं। रेलवे को लेकर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आप सोचिए ना, वो भी तो लोग थे, एक जिन्होंने अपनी टिकट पहले उन्होंने टिकट बुक की और फिर वो 4 घंटे पहले उसको कैंसिल करके चले गए, और जो नीडी था वो बेचारा बुक ही नहीं कर पाए। तो एटलीस्ट आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा ना भाई 8 घंटे पहले कि आपको यात्रा करनी है नहीं करनी। आपको नहीं करनी तो कोई और करेगा, रेलवे का नुकसान तो ना होना और कॉमन मैन का भी नुकसान ना हो इससे इतर पैन कार्ड को लेकर, जिसको शायद डिस्कस नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर हिडन कुछ है। पैन कार्ड को अभी तक क्या कहा जा रहा था कि भाई आप आधार ले आइए पैन कार्ड बन जाएगा आपका। अब कह रहे नहीं भाई, अब आपको या तो अपना 10वीं की मार्कशीट लानी पड़ेगी, या शायद अगर गलत नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, कुछ तो लाना पड़ेगा आपको। क्या ये वो चीज है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई, आप समझिए, चाहे पश्चिम बंगाल से एंट्री ले गया, कोई कहीं और से एंट्री ले गया, अब आधार कैसे बन रहे थे वो सब जानते हैं उस इलाके में, उसके दम पर उन्होंने पैन कार्ड बना लिया, पैन कार्ड के दाम पर उन्होंने फिर अकाउंट खुलवा लिया, अकाउंट खुलवाकर फिर वो अपने ट्रांजैक्शन शुरू कर गए। अब उनको कंफर्म करना पड़ेगा इसके जरिए क्या भारतीय है या नहीं है, क्या उसके इनसाइड जो अंडरलाइन जो लिखी नहीं है क्या ये नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, ये तो है ही। इससे पहले तो एक एफिडेविट के बेसिस पे भी पैन कार्ड बना करते थे। फर्स्ट क्लास रजिस्टर्ड ऑफिसर्स या जो उस लेवल के जो अधिकारी थे उसके बेसिस पे भी पैन कार्ड बनते रहे हैं, सर्टिफिकेशन के बेसिस पे भी। तो ये सुधार तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि पैन कार्ड जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए बेसिक एसेंशियल एक वो डॉक्यूमेंट है, जिससे फाइनेंशियल और सारी चीज़ें पूरी क्लियर होती हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो सब जगह आप उसको देते हो, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर जो फ्रॉड्स हैं या बहुत बड़े लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख करके ही कहीं ना कहीं सरकार ने। आरपी विजय जी हमारे साथ जुड़ गए। आरपी विजय जी, अभी फिलहाल हम डिस्कस करें पैन कार्ड को लेकर जो बदलाव है। अभी तक तो आधार के आधार पर पैन कार्ड बन जाता था, अब कह रहे हैं कि आधार अकेला आधार नहीं है, उसको हम निराधार कर देंगे। आप या तो सर्टिफिकेट लेकर आइए, जन्म प्रमाण पत्र लेकर आइए। इसके पीछे की मंशा क्या है सर? आज ऐसा लग रहा है सर आपकी ऑडियो पहुंच ही नहीं है दर्शकों तक। हम सब आपकी बातें कर रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन विमल जी, क्या वाकई में मंशा नहीं है पैन कार्ड के पीछे कि भाई आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि आप इंडियन है या नहीं है? अंडरलाइन क्या ये नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, इसमें 2 चीज़ें समझने की है। एक तो ये है कि नए पैन कार्ड के लिए नए रूल्स लागू होंगे। जो पैन कार्ड अभी तक बने हुए हैं उसको लेकर के किसी तरह का कोई बदलाव मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। हो सकता है कोई बदलाव हो, लेकिन अभी तक वो सार्वजनिक नहीं हुआ है। अपडेट करवाने के लिए आपको यदि पैन कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ, आधार के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। जहाँ तक जो आशंका आप जता रहे हैं कि खाली पैन के या खाली आधार के दम पे कुछ लोग फर्जी आधार के नाम पे अपना पैन कार्ड बना लिया और उसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया, तो यदि इसको रोकने की ये मंशा सरकार की है तो ये वास्तव में स्वागत योग्य है। इसका तो कोई भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि जो भारतीय है वो तो ये भारत से प्रेम करता है, वो तो ये चाहता भारत मजबूत हो। यदि इस दृष्टिकोण के साथ में कोई बदलाव किए गए हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन जो नया पैन कार्ड बनेगा वो पुराने समय में जो पैन कार्ड बनने की प्रक्रिया थी उसको थोड़ा सा कठिन किया गया है। जहाँ तक पैन के अलावा एक और खास बात है कि इस बार 1 अप्रैल 2026 से हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को जो सरकार ने GST 2.0 के अंदर जो राहत दी है, 18% का जो GST लग रहा था उसको शून्य किया है। उसके बाद में इंश्योरेंस का जो रुझान है वो लोगों का बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पैन नंबर भी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में देना पड़ेगा। वो एक नई व्यवस्था है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हटाया गया है, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल किया गया है। सुनने में आ रहा है कि सर 1 अप्रैल के बाद तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना प्रीमियम ही बढ़ा देंगी।
नहीं, देखिए ये सब केवल मिथक है। इसको लेकर के IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंडिया की है उसने भी स्पष्ट किया है, ये भ्रम फैलाया गया था। अभी फिलहाल इसको लेकर के कुछ कहा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं हो इंटरेस्टिंग सकता है। चीज बता रहा हूं, मैं अपने ऊपर बीती बता रहा हूं सर जी। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू होना था, तो मेरे पास ये कॉल आए हैं, ऑफिशियली कॉल आए हैं कि सर आप 1 अप्रैल से पहले करा लीजिए वरना प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये मेरे पास कॉल आए हैं सर। विजेंद्र जी, मैं इसको मार्केटिंग गैमिक मानता हूँ। हो सकता है वो मार्केटिंग वाला हो लेकिन है जिसने तो गलत आपको ना। फोन किया हो, भाई जल्दी करवा लो। मेरे पास, मैं भी इंश्योरेंस ले रखी है, मेरे पास वही भी कह फोन रहा हूं, आता फिर है तो गलत ना लेकिन सर। कॉमन मैन की बात करें, कंपनियां ये करने लग रही हैं, फिर संभावना है, लेकिन ऐसी कोई अभी आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं है कि आरपी इंश्योरेंस विजय जी, प्रीमियम बढ़ेगा। आरपी विजय जी, सर मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही आवाज आ रही है। सर अब मुझे आप ही 2-4 मिनट बोलकर समझा दीजिए कि कहां कहां क्या क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि जनता के बीच में आप भी रहते हैं सर, और कुछ कंप्लेंट्स आपके पास आई भी होंगी कि भाई साहब ये टाइम बढ़ा दीजिए, भाई साहब इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। कुछ ऐसा हुआ है क्या, या सब कह रहे हैं कि सब चंगा है? देखो, अभी तक हमारे को, हम टैक्स प्रोफेशनल होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आई है। बट फिर भी मैं ये मानता हूँ कि चेंजेस जो होता है बड़ा तकलीफ वाला होता है, और शुरुआत में ये तकलीफ आएगी। ठीक। बट मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में ये चीजें ठीक हो जाएगी, और जो भी किया गया है ये फ्रॉड रोकने के लिए किया गया है, ताकि फ्रॉड नहीं हुए। आज के तारीख में आप सबको पता है, एक दंपति के 8 करोड़ रुपए निकल गए सिर्फ 2FA नहीं होने की वजह से या और कोई चीजों की वजह से। तो इस वजह से सारी चेंजेस किए जा रहे हैं। आज जो चेंजेस है वो सब जनता के लिए है, पब्लिक के लिए है। सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ पैसा अगर बढ़ रहा है तो ये मान के चलो कि उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। आज सरकार ने इसके लिए तो मैं सर साथ हूं, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइम है वो साइबर क्राइम है, वो सबसे बड़ा क्राइम है सर। साइबर क्राइम और उसमें भी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो ज्यादा है। जो चेंजेस मैंने देखे, चेंजेस जो भी है वो जनता के हित के लिए है, और जनता को आज थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, बट आने वाले टाइम में वो खुद कहेगी कि ये बहुत अच्छा ठीक है सर। एक और सवाल है सर, क्योंकि मेरा टाइम एक्सीड हो रहा है। विजय जी, आप देरी से जुड़ पाए किसी भी वजह से। सर ये बताइए, कैपिटल गेन पर टैक्स लेंगे सर? आज अगर मैं अपनी बच्ची के लिए कहीं पर 10 लाख रुपए खर्च करके कोई जमीन का टुकड़ा ले लूं और 15 साल बाद उसे अपनी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कि चलिए भाई उसके हायर एजुकेशन में इस्तेमाल हो जाएगा, उसकी शादी में इस्तेमाल हो जाएगा, और उस वक्त जब उसका जो पैसा बढ़ेगा उस पर आप कैपिटल गेन ले लेंगे सर? ये तो कैपिटल गेन आज भी है सर। ये भ्रम कौन फैला रहा है? वो तो आज भी है। देयर इज नो चेंज एट ऑल। ये अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है। नथिंग इज देयर। इस तरह की कोई कहानी नहीं है। ये विमल जी से आप बात कर सकते हो। दो नियम है। अगर आप सीधा टैक्स देना चाहते हो 12.5% दे दीजिएगा, अगर आप इंडेक्सेशन करके देना चाहते हो तो 20% दे दीजिएगा। जो आपको सूट करता हो आप करिए। नहीं, खरीदते वक्त भी तो देते हैं ना सर, बेचते वक्त भी देंगे, तो फिर जो इनकम बढ़ी उस पर क्यों देंगे? क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है सर? बात बताओ, आज की तारीख में आप सैलरी कमा रहे हो, सैलरी बढ़ जाती है आपकी, उस पर आप टैक्स नहीं देते हो क्या? इंटरेस्ट, अगर आपके एफडी का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ गया, उस पर आप टैक्स नहीं दोगे क्या? तो ये क्या बात हुई सर? ये तो एक कॉमन चीज है। ये साहूकार जैसा सिस्टम नहीं है सर। बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जनता के लिए कह दूं, कोई चेंजेस नहीं है। कैपिटल गेन जैसा था वैसा ही रहेगा। मैं इसको शेयर बाजार के नजरिए से और समझना चाहता हूं, क्योंकि एसटीटी बढ़ा है क्या? इसके अलावा जो आप होल्डिंग्स रख रहे हैं, होल्डिंग्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो कैपिटल गेन जो भी आपका है उस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पर भी शायद करना पड़ेगा। बिल्कुल करना और वो ईयरली एक कैपिंग है, उससे इस तरह आप गए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर तो लोग इन्वेस्ट ही ना करें, ना जमीन में करें, ना शेयर बाजार में करें। नहीं, वो कहीं भी इन्वेस्ट करे। देखिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर यदि आय है, इनकम टैक्स क्या है, स्पेशली एक सिंगल लाइन के अंदर मैं बता रहा हूँ। इनकम टैक्स क्या है? इनकम के ऊपर चुकाया गया टैक्स इनकम टैक्स है। यदि आपने कोई इनकम कमाई है तो उसके ऊपर टैक्स देने में भला क्या तकलीफ? अब वो टैक्स, वो इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट से है, ट्रेडिंग से है, बिजनेस से है, सैलरी से है, किसी से भी, उससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, इनके जो प्रोविजंस है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें परिवर्तन किया गया है। एक F&O के ऊपर जो आपका ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें 1 अप्रैल से परिवर्तन किया गया है। एग्जैक्टली इस समय क्या परिवर्तन हुआ जो मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन किया गया वो बड़ा परिवर्तन हुआ है। मतलब जैसे सपोज आप करें कि 100 रुपये के ऊपर
यदि आप 10 पैसे टैक्स पहले चुकाते थे तो अब वो 15 पैसे हो गया है, लगभग इतना सा फर्क हुआ है। लेकिन चूंकि F&O के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का काम होता है तो वो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माहौल ये बनाया गया था, जैसे ही बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। कितने लोग होंगे F&O के अंदर जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं? खूब लोग हैं। कुछ लोग तो 50-50 हजार, 40-40 हजार। नहीं, 40-50 हजार वाले F&O में जाते ही नहीं है। अरे सर अब देखिए, अब दुनिया बदल गई है। अब वो होल्डिंग से ज्यादा F&O की तरफ जा रहे हैं लोग। उनको लगता है कि ये इजी अर्न मनी है और वहां गवा के सब कुछ आ जाते हैं। देखिए विजेंद्र जी, इजी मनी कोई भी नहीं होता। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्या आपको लग रहा है कि भाई वेलकम कीजिए ना, अगर देश में कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं और उसमें कुछ हर्डल्स हैं तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि भाई जहां जहां जो समस्याएं हैं या तो उनको सोल्व कराएं या उनको पॉइंट आउट करके कम से कम चाहे विधानसभा में रखे या लोकसभा में रखे कि भाई ये इशू आ रहे हैं, इनको सोल्व कर दीजिए। सर आप तो मेरे को बीजेपी की पिछले 5-7 साल की कोई भी एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए जिसको बढ़ा चढ़ा के लेकर आते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल में आपको जो GST 2.0 लगाया था उन्होंने, उस पर हमें बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि क्या एक्चुअल में फ़ायदा होगा, रेटें बढ़ ही रही हैं। तो आप इनका कोई भी पॉलिसी, भले फाइनेंशियल पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, जब लेकर आते हैं बढ़ा चढ़ा के बहस होती है, ये होती है, उसका आउटकम आप 1 साल बाद देख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम नोटबंदी से लेकर अभी तक का कहीं भी कोई पॉजिटिव सिग्नेचर हो, साइन हो तो आप मेरे को बता दीजिए। नोटबंदी से पहले देश के अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परसेंटेज क्या था? देखिए वो सब अलग चीज है। मैं अगर मैं बीजेपी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि आपका GST से कोई बात नहीं। कोरोना से पहले आप हाउस होल्ड कितने थे देश के अंदर जो हाउस होल्ड करते थे अपना खुद का? आज कितने करते हैं सर? वो एक रूटीन प्रोसेस है, उसमें बढ़ता ही बढ़ता है। वो पहले से बढ़ता रहा, आज से बढ़ता हुआ है। आवास योजना में पिछले 10 साल में कितने मकान कॉमन मैन को दिए गए? आपकी पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, बोलते हैं हम 3rd या 4th इकोनॉमी बन रहे हैं, पर कैपिटा इनकम का गैप देख लीजिए। देखिए सर, ऐसे आप एक पॉइंट पे करेंगे ना, पूरे दिन आप मेरे से बहस कर लीजिए। सर मैं सारे आंकड़ों के साथ में आप कांग्रेस के नॉमिनी के तौर पर हैं, लेकिन लोग आपको सीए के तौर पर भी सुन रहे हैं। सर हमारा सीए के तौर पर भी सुन रहे हैं। आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सर, राजस्थान इन सवालों की वजह से उसको क्वेश्चन कर देगी। सर राजस्थान में 350 चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से। जुड़ने के लिए आरपी विजय जी बहुत शुक्रिया, नितिन व्यास जी आपका भी शुक्रिया, पंकज जी और विमल जी आपका भी शुक्रिया। देखिए एक बच्चा भी जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो नई किताबों को देखकर वो घबराता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो नई क्लास में नहीं जाए। देश भी ऐसे ही है, एक पायदान ऊपर आया है, कुछ नए बदलाव आए हैं, नए बदलाव के साथ कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन वक्त के साथ समस्याएं खत्म होती हैं और हर चीज स्मूथ होती है। एक दौर में कहा गया कि भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? अब आप किसी भी गली में उससे बाहर निकलिए, अगर गोलगप्पे के ठेले वाला भी है तो 10 रुपए का आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश नहीं दे रहे। ये देश के अंदर बदलाव जो वक्त के साथ है।